हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चलो बेटा, लास्ट क्लास में बहुत ही प्यारा सा चैप्टर चालू किए थे हमें, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें लास्ट क्लास में हमें पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी बॉडी में कोई भी एक पॉइंट अगर लिया, उस पॉइंट में से 1 सेकंड में कितनी चार्ज पास होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। उसका यूनिट्स क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर यानी 1 कूलम्ब पर सेकेंड। यानी बॉडी में किसी भी पॉइंट से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास होता है, फिर अपन बोलेंगे कि बॉडी में 1 एम्पियर करंट है। समझ रहे ना बेटा? करंट की डायरेक्शन होता है हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस है, तो कन्वेंशनली अपन मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी हमेशा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है करंट की डायरेक्शन। क्लियर है ना बेटा? चलो, उसका एक न्यूमेरिकल भी किया था कल मैंने। अगर करंट मालूम है लेकिन चार्ज पूछ रहा है, नॉर्मली करंट यानी चार्ज बाय टाइम, कितना चार्ज पास हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना टाइम में, वो करंट आता है। लेकिन हमें करंट देके चार्ज पूछा तो क्या करने का? Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम हो जाता है, तो Q इक्वल्स टू आई टी। लेकिन अगर ये जो आई है ना करंट, ये अगर टाइम के हिसाब से बदल रहा है, फिर इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, वो भी कल बताया था मैंने, है कि नहीं बेटा? चलो, उसी करंट की डेफिनेशन पे 2 क्वेश्चन और है बुकलेट में बेटा, वो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, क्या क्वेश्चन है, लिख के ले लो बेटा क्वेश्चन को पहले। 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, कितना टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन्स कितना टाइम में पर सेकेंड आर फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग विल बी, वायर में बेटा 1 सेकेंड में इतनी इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है, राइट? तो करंट कितना होता है? तो हमें मालूम है करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, राइट? तो कितना चार्ज पास हो रहा है नहीं बताया, लेकिन कितनी इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है वो बताया। तो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होता है बेटा E, फिर 2 इलेक्ट्रॉन की चार्ज 2E। E का मतलब 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में पढ़े हैं। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज E, 2 इलेक्ट्रॉन का 2E, 3 इलेक्ट्रॉन का 3E। अगर n इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है तो Ne डिवाइडेड बाय टाइम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया सवाल में? 62.5 इंटू 10 पावर 18 दिया, तो n की जगह 62.5 इंटू 10 पावर 18। E यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19, और इतने इलेक्ट्रॉन्स 62.5 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कितनी समय में जा रहा है बोला? पर सेकंड बोला, यानी टाइम 1 सेकंड दिया है। तो इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आता है? बहुत सिंपल है बेटा, 62.5 इंटू 1.6, 10 पावर 18, 10 पावर -19 तो 10 पावर -1 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, कितना आएगा? 62.5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर 18, 10 पावर -19, 10 पावर -1 हो जाएगा। तो 10 पावर -1 को हटा के बेटा मैंने ये 62.5 की जगह 6.25 लिख दूंगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? राइट? तो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर एज 1 एम्पियर। सिंपल है ना बेटा? करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज हमें नहीं दिया, लेकिन कितनी इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है वो दिया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन पास हुआ तो उसका चार्ज होता है E, 2 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है 2E, n पास हो रहा है Ne, तो Ne बाई T लिख सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया E मतलब 1.6 इंटू 10 पावर -19, टाइम बोला 1 सेकेंड। सॉल्व करने के बाद हमें करंट मिल जाएगा। नोट डाउन करो बेटा फटाफट। नोट डाउन किया ना बेटा? राइट। तो ये देखो बेटा 6 पॉइंट, इधर एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने। देखो बेटा 6.25 इंटू 1.6, ये 10 आनी चाहिए, 1 नहीं है, सॉरी, ये 10 एम्पियर हो जाएगा। लिख के लो बेटा फटाफट, सिंपल है चार्ज बाय टाइम लेने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कितना आता है? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5.1 इंटू 10 पावर -11 मीटर एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8 इंटू 10 पावर 15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। द इक्विवेलेंट करंट इज अप्रोक्सीमेटली डैश। यानी क्या बोल रहे बेटा? एक सर्कल है, सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो सर्कल का रेडियस दिया इतना,
और इलेक्ट्रॉन कितना फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, यानी एक सेकंड में कितनी बार घूम के आ रहा है, वो दिया था फ्रीक्वेंसी मतलब। फिर पूछा कि करंट कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब करंट आएगा ना बेटा। तो ये देखो बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लिसन हियर ऑल ऑफ यू। ये अपना सर्कल है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लो बेटा दिस इज द इलेक्ट्रॉन, फिर कितना करंट आता है, तो मैं कोई भी एक पॉइंट पकड़ूंगा, मान लो ये पॉइंट पी पकड़ा। मैंने क्या बोला बेटा करंट के लिए, आप वायर में किसी भी एक पॉइंट पकड़ो, उस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी चार्ज पास होता है, दैट इज करंट बोला ना। तो मैंने पॉइंट पी पकड़ा, तो ये पॉइंट पी में से 1 सेकंड में कितनी चार्ज पास होगा वो देखना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं बेटा। तो इधर इलेक्ट्रॉन वही बहुत फास्टली घूम रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। तो वो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा उतनी चार्ज आएगा ना पॉइंट बी से। इलेक्ट्रॉन एक बार घूम लिया तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना ई, तो पॉइंट पी से कितना चार्ज पास होगा, ई पास होगा। और एक बार घूम लिया फटाक से आके, कितना पास होगा, 2e। और एक बार घूम लिया 3e। ऐसा n 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, मान लो 1 सेकंड में f टाइम्स घूम रहा है तो f इंटू ई। समझ में आ रहा है ना बेटा, आर यू फॉलोइंग। करंट की मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, 1 सेकंड में कितनी चार्ज पास होता है। तो ये पॉइंट P से अगर इलेक्ट्रॉन एक बार पास हुआ तो हम बोलते हैं कि ई चार्ज पास हुआ। तो अगर 1 सेकंड में 2 बार पास होता है तो कितना चार्ज होगा, 2e। अगर 1 सेकंड में 3 बार पास हुआ तो 3e। अगर 1 सेकंड में f बार पास हुआ तो fe। तो 1 सेकंड में इतनी चार्ज पास हो रहा है पॉइंट P में से, तो 1 सेकंड में कितनी चार्ज पास हुआ, fe। तो यही तो करंट होगा ना, करंट यानी चार्ज पासिंग इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन एक बार पास हुआ तो ई चार्ज पास होता है, 2 बार 2e, 3 बार 3e, f बार fe। f यानी क्या है इधर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, f बार घूमेगा 1 सेकंड में। तो पॉइंट P में से इलेक्ट्रॉन f बार पास होगा 1 सेकंड में। f बार पास हुआ मतलब टोटल चार्ज होता है f इंटू ई। कितना टाइम में, 1 सेकंड में, तो वो होगा करंट। करंट यानी चार्ज पासिंग इन 1 सेकंड। सर नहीं जम रहा है सर, ऐसा ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको डेरिवेशन देता हूं। करंट इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम। अगर इलेक्ट्रॉन एक बार घूम रहा है बेटा, t सेकंड्स पकड़ा मैंने, एक बार घूम रहा है तो कितना चार्ज पास होगा पॉइंट P से, एक बार घूम लिया तो पॉइंट P से कितना चार्ज पास हुआ, 1e। 2 बार घूम रहा है 2e, 3 बार घूम रहा है 3e। अगर n बार घूम रहा है, n बार घूम रहा है तो ne। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितने बार घूम लिया, डिवाइडेड बाय t एज इट इज है, t इज टाइम। तो n इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, t इज टाइम। तो ये n बाई t क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड होता है। ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड को ही अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं f। तो करंट इक्वल्स टू f इंटू ई। सर ये भी नहीं समझा सर, तो चुप याद रखो बेटा, जब भी चार्ज घूमते हैं ना बेटा सर्कल में, करंट पूछा तो फ्रीक्वेंसी इंटू इलेक्ट्रॉन की चार्ज लेने का, फ्रीक्वेंसी इंटू इलेक्ट्रॉन की चार्ज, ये फॉर्मूला याद रखो सीधा। समझ में आया ना बेटा। चलो तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड कितना दिया, 6.8 इंटू 10 पावर 15 दिया। फिर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है इधर, 1.6 इंटू 10 पावर -19। फिर डू द कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है ये, 15 - 19 10 पावर -4 हो जाएगा। फिर 6.8 इंटू 1.6 करने का आपको, बस दैट विल बी द आंसर। समझ में आया ना बेटा। चलो नोट डाउन करो फटाफट अच्छे से, कितना आएगा देखो बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली 6 1 6 6 का 0.6 मतलब 3.6 9.6 अप्रोक्सीमेटली 11 आएगा बेटा। 11 इंटू 10 पावर -4 एम्पियर आएगा आपको आंसर। इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसका न्यूमेरिकल्स हमें देख लिया ना बेटा। तो इसके आगे के क्वेश्चंस जो है ना बेटा, पहला 3 क्वेश्चन कर दिया हमने करंट के ऊपर, तीसरा क्वेश्चन कर लिया था मैंने एग्जांपल में। बाकी जो क्वेश्चंस है बेटा उसमें पहला टॉपिक में बुकलेट में वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस है बेटा, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कुछ थियरिटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी ऐसा बोल के, राइट। वो चीजें ना बेटा अपन लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर की, क्लियर है ना बेटा। वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थियरी
एनालिटिकल है पूरा थोड़ा सा, राइट। सो फॉर्मूला भी थोड़ा ज्यादा आएगा उसमें, 3-4 इक्वेशंस आएगा। तो शुरुआत में वही पढ़ लिया ना तो आपको चैप्टर पे थोड़ा इंटरेस्ट जाएगा। अरे सर स्टार्टिंग में इतना बोर कर रहा है, ऐसा बोलेगा आप लोग, राइट। तो वो छोटा सा सिंपल है, छोटा सा ज्यादा नहीं है। तो अपन चैप्टर खत्म करने के बाद लास्ट 2 क्लास उसमें आराम से टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि तब तक चैप्टर भी हो जाएगा आपको, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आराम से सुन सकते। अभी इसमें बोर किया ना, फिर आगे की चैप्टर नहीं सुनते आप लोग, है कि नहीं बेटा? मालूम है मेरे को आपके बारे में, राइट। तो पहले अपन चैप्टर अच्छे से करेंगे, फिर वो जो मोबिलिटी, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, वो जो पॉइंट्स है ना बेटा, वो सब अपन लास्ट में करेंगे अच्छे से, राइट। चलो तो अपन चालू करते हैं बेटा। अभी आपको मालूम है इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, फिर ओम्स लॉ। लेट्स स्टार्ट विथ रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पूरा नाम है, मैं सिर्फ रेसिस्टेंस लिख दिया, नहीं तो ले लेता हूं इधर पूरा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इसको पढ़ के फिर अपन ओम्स लॉ में जाते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ये क्या चीज होता है? बहुत सिंपल है बेटा। करंट कैसे प्रोड्यूस होता है मैंने कल बता दिया था आपको। एक वायर रहता है बेटा, कंडक्टिंग वायर, फिर इस वायर में अपन एक साइड हायर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एक साइड लोअर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। मान लो इधर हायर पोटेंशियल अप्लाई किया बेटा, इधर लोअर पोटेंशियल अप्लाई किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते रहे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव होना चालू करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उल्टा मूव होता है। तो बॉडी में जो भी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा बेटा सरफेस पर, वो ऐसा पीछे की तरफ मूव होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्जेस, तो चार्जेस मूव हो रहा है तो हमें करंट आएगा। करंट की डायरेक्शन क्या लेते रहे बेटा अपन? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लेते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सारे क्या है? चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन से। तो ये हम कल भी पढ़ लिया था। एक साइड हायर पोटेंशियल, एक साइड लोअर पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव होगा तो करंट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्जेस। तो मैंने अगर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन पकड़ूंगा बेटा, फिर उस क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड में कितनी चार्ज पास होता है, दैट इज इक्वल टू द करंट। वो ऑलरेडी पढ़ लिया, न्यूमेरिकल्स भी कर लिया हमें। अब इधर पॉइंट क्या है देखो बेटा, इधर जब भी करंट फ्लो हो रहा है बॉडी में, उसका मतलब उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है उल्टा डायरेक्शन में। मालूम है ना? ये करंट ऐसा जा रहा है मतलब उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है, तभी तो करंट आ रहा है इधर, है ना बेटा? चार्जेस पास हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो पास हो रहा है ना बेटा बॉडी में, उसकी मोशन आराम से नहीं रहता है। उसका जो मूव होने का जो पैटर्न होता है ना बेटा, वो उतना आराम से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो वायर में सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन्स ही है क्या? बाकी भी है ना, न्यूक्लियस भी रहता है एटम का, और एटम के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होता है ना। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहा बेटा? बहुत सिंपल बोलना है। एक वायर लिया, वायर में करंट आना है तो चार्जेस को भेजना पड़ेगा। तो चार्जेस आराम से नहीं जाता है वायर में, क्योंकि वायर में बहुत सारे पार्टिकल होता है। तो ये चार्जेस मूव होते समय उस पार्टिकल से टकराते हैं, उस पार्टिकल से टकराते हैं। समझ रहे हैं ना बेटा? मतलब पार्टिकल्स, चार्जेस की मोशन को अपोजिशन मिल रहा है ना वायर में। ये वायर है बेटा, ये वायर है। वायर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होता है कि नहीं? वायर इज मेड अप ऑफ मैटर, एनी बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होता है। अगर मैं कॉपर की वायर लिया, बहुत सारे कॉपर एटम्स होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। अब मेरे को करंट चाहिए इस वायर में। करंट चाहिए तो क्या करना है? चार्जेस को पास करना है कि नहीं करना है? अगर चार्जेस पास नहीं हो रहा है तो करंट आएगा क्या? नहीं आएगा। करंट कब आएगा? जब बॉडी में से चार्जेस पास होगा तभी करंट आएगा। तो मान लो मैंने इसमें एक चार्ज पार्टिकल इधर लिया था Q, फिर इसको इधर से A to B जाने को बोला, A to B जाने को बोला। मैं बोला ये चार्ज को, अरे भाई तू A to B जाना ताकि वायर में थोड़ा करंट आ जाएगा। तो चार्ज ने मान लिया ठीक है मैं B की तरफ जाऊंगा। तो ये आराम से डायरेक्ट B की तरफ नहीं जा सकते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद देखो बेटा, इधर जो पार्टिकल है उससे टकराएगा, टकरा के डायरेक्शन बदलेगा, इस तरफ आएगा। फिर इधर जो पार्टिकल है उससे टकराएगा, फिर इधर आएगा। फिर इधर जो पार्टिकल है उससे टकराएगा, फिर इधर आएगा, फिर से कोलिजन, फिर इधर आएगा, फिर से कोलिजन, फिर इधर आएगा कोलिजन। ऐसा जिग जैग में ऐसा जाता है।
तो चार्ज एकदम आराम से नहीं जाता है बेटा। मैं चार्ज हूं, इधर पूरा वायर है, वायर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे मैं एक कदम आगे गया किसी पार्टिकल से टकराऊंगा मैं, फिर मेरा डायरेक्शन बदल के दूसरी तरफ, फिर उधर टकराते, फिर तीसरी तरफ, ऐसा जाते हैं अपन, जिग जैग जाते हैं। तो मतलब वायर में करंट है, मतलब वायर में चार्जेस पास हो रहे हैं। ध्यान से सुनो, अभी तक जितना पढ़ा है एक ही लाइन में बोल रहा हूं, सुनो। वायर में करंट है, मतलब वायर में चार्जेस पास हो रहा है। वायर में जब चार्जेस पास होता है, वो वायर की पार्टिकल से टकरते टकरते जाएगा, ऐसा कोलिजन करते करते जाएगा, आराम से नहीं जाएगा। मतलब जब भी कोलिजन होता है उस वक्त पार्टिकल को रोका जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, फिर से वो अपना जर्नी चालू करेगा। यानी ये चार्ज की जो जर्नी है उसको अपोज कर रहा है ना ये लोग मतलब कौन है? वायर की पार्टिकल्स। वायर की पार्टिकल्स क्या कर रहा है? चार्ज की मोशन को अपोज कर रहा है, रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द मोशन ऑफ चार्जेस। कभी भी एक बॉडी में से चार्ज पास होना चाहते हैं तो बॉडी उसको अपोज करते हैं, जाने नहीं, आराम से जाने नहीं देता है। बॉडी की जो पार्टिकल्स है ना उससे टकराते हैं, चार्ज रास्ते में बहुत बार टकराते हैं, मतलब उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है पार्टिकल्स। उस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। समझे ना बेटा? एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं, सुनो। एक गली है बेटा, लेन, जिसमें बहुत भीड़ है, बहुत बोले तो बहुत भीड़ है, राइट? वेरी फेमस गली है, उधर बहुत कुछ खाने को मिलता है, खरीदने को मिलता है, तो संडे के दिन बहुत लोग उधर आ गया, तो बहुत ज्यादा भीड़ है। फिर आपको उस गली में से घुसना है, दूसरी तरफ जाना है, तो आप क्या आराम से जा सकते हैं क्या? कितने लोगों से टकरते बीच में, समझ रहे ना बेटा? मतलब जितनी बार किसी से टकराते हैं तो एक सेकंड के लिए रुक के फिर आप आगे जाते हैं कि नहीं? मतलब आप गली की दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में जितने भी लोग हैं आराम से जाने नहीं दे रहा है, आपको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है, मतलब अपोज कर रहा है आपका मोशन को। उसी को ही रेसिस्टेंस बोलते हैं। इधर वही हो रहा है, वायर में करंट पास करना मतलब चार्जेस को पास करना। तो चार्जेस जाते समय वायर की पार्टिकल्स को टकराते हैं चार्जेस, यानी वायर की पार्टिकल्स चार्जेस को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, अपोजिशन देता है चार्ज की मोशन को। उस अपोजिशन को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। सिंपल है ना बेटा? चलो उसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अपन देखेंगे एक बॉडी का रेसिस्टेंस कैसे ढूंढना है। एक वायर अगर दिया मैंने आपको, वो कितना रेसिस्टेंस देगा, वो कैसे ढूंढना है, और उसका क्या यूनिट्स होता है, वो सब अपन देखेंगे। पहले डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का। लिखो बेटा सब लोग, कीप द साइड हेडिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। उसमें डेफिनेशन लिखो बेटा। इट इज द फिनोमिना, इट इज द अपोजिशन, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द, it is the opposition offered to the motion of charge particles. It is the opposition offered to the motion of charge particles in a body. Motion of charge particles in a body. Simple है बेटा. It is the opposition offered to the motion of charge particles in a body. That's it. ये है electrical resistance का definition. फिर अगर मैं आपको एक वायर दिया, वो कितना रेसिस्टेंस देगा, कैसे ढूंढना है? तो मान लो बेटा मैंने एक वायर लिया बेटा, ये वायर में करंट मान लो बेटा ए टू बी जा रहा है, ऐसा जा रहा है करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये वायर का लेंथ एल मान लिया। हमेशा लेंथ पकड़ना है करंट की डायरेक्शन में, तो करंट ऐसा जा रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन में बॉडी का लेंथ कितना है? दैट इज एल। अगर करंट मान लो बेटा यही वायर था, यही वायर था, अगर करंट इधर से एंटर होके इधर से बाहर जा रहा है, तो लेंथ बोले तो यह पकड़ना होता है। फिर हमेशा लेंथ ऑफ द बॉडी करंट की डायरेक्शन में देखना है। समझ रहे हैं ना बेटा? सो करंट की डायरेक्शन ऐसा है, तो करंट की डायरेक्शन में बॉडी का लेंथ एल है। फिर करंट को परपेंडिकुलरली एक क्रॉस सेक्शन पकड़ना है। मतलब क्या है सर?
करंट कैसे जा रहा है ना बेटा, उसको परपेंडिकुलर में काटना पड़ेगा बॉडी को। काटने के बाद जो हमें सरफेस मिलेगा साइड से, काटने के बाद साइड से देखो जो दिखता है दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। फॉर एग्जांपल बेटा बहुत सिंपल है, देखो ये वायर है बेटा, ये वायर है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन को परपेंडिकुलरली वायर को काटना है, ऐसा काटना है। काटने के बाद टूटेगा वायर, फिर साइड में से जो दिखता है आपको दैट इज क्रॉस सेक्शन। ये जो सर्कुलर दिखेगा ना बेटा दैट इज क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन कैसे लेने का, हमेशा करंट को परपेंडिकुलरली लेने का। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है बेटा उसका एरिया ए पकड़ेंगे, उसका एरिया ए पकड़ेंगे, और करंट की डायरेक्शन में लेंथ लेना है। तो करंट की डायरेक्शन में लेंथ कितना है, एल है। फिर रेसिस्टेंस ऑफ द वायर होता है बेटा, हमें ये डेरिवेशंस की जरूरत नहीं बेटा, कोई पूछने वाला नहीं है नीट में। हमको कुछ डेरिवेशंस ऐसा रहता है कि वो करने से आपको न्यूमेरिकल्स आसान जाता है, वैसी डेरिवेशंस अपन लेंगे। लेकिन कुछ डेरिवेशंस हमको काम का नहीं है बेटा, सिर्फ बोर्ड्स के लिए लगता है, नीट के लिए नहीं है, तो वैसी डेरिवेशंस हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो सीधा फॉर्मूला लेते हैं इधर, तो रेसिस्टेंस का आर लेंगे, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला आता है आपको। एल यानी लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो बेटा इधर एल यानी क्या है, लेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी का लेंथ। ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू करंट। करंट की परपेंडिकुलर में वायर को काटने के बाद जो एरिया आता है वो है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू करंट। तो फिर वायर की रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। फिर ये रो क्या है सर, व्हाट इज दिस रो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। यानी ये वायर किस मटेरियल से बनाया उसका प्रॉपर्टी है बेटा, ये फिक्स्ड है। कॉपर के लिए एक रो वैल्यू रहेगा, सिल्वर के लिए एक रो वैल्यू रहेगा, गोल्ड के लिए एक रो वैल्यू रहेगा। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है रो। रो किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। यानी वायर किस मटेरियल से बनाया है उसका रेसिस्टिविटी को रो लेते हैं अपन। अगर वायर गोल्ड से बनाया तो रो गोल्ड की रेसिस्टिविटी, वायर सिल्वर से बनाया फिर रो सिल्वर की रेसिस्टिविटी, वायर कॉपर से बनाया फिर रो कॉपर की रेसिस्टिविटी। समझ रहे हैं ना बेटा। फिर ये रेसिस्टिविटी की मीनिंग क्या है सर, अपन आगे पढ़ेंगे बेटा, टेंशन नहीं उसका, सिंपल है राइट, वो क्या है आगे पढ़ेंगे अपन राइट। लेकिन हर इतना याद रखो कि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, गोल्ड का अलग रहेगा रो, सिल्वर का अलग रहेगा, सबका एक रो वैल्यू रहेगा जिसका वैल्यू हमें सवाल में देता है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक वायर दिया, उसका रेसिस्टेंस ढूंढने को बोला, तो उसका रो वैल्यू हमें देगा। वायर किस मटेरियल से बनाएगा उसका रो वैल्यू हमें देगा, फिर लेंथ देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देगा, फिर रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए होता है। क्या होता है, रो एल बाई ए। देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम्स। रेसिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बेटा, ओम्स में मेजर करते हैं। ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, सिंबल इज लाइक दिस, दिस द सिंबल। क्लियर है ना बेटा। चलो इसका डायमेंशंस क्या होता है सर, अपन डायमेंशंस डिराइव कर सकते हैं ओम्स लॉ से। जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे उधर से रेसिस्टेंस की डायमेंशंस अपन डिराइव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है वो। तो पहले ये नोट डाउन करो बेटा फटाफट अच्छे से पूरा। क्लियर है ना बेटा। तो एक बॉडी की रेसिस्टेंस ढूंढना है तो ये फॉर्मूला हो गया R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो ये रो के बारे में समझने के लिए कोशिश करते बेटा। रो यानी रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, इसका मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल है बेटा। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो की दूसरा नाम क्या है बेटा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस।
तो इसका मीनिंग क्या होता है सर? बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कॉपर का रो वैल्यू पूछा, किसका? कॉपर का रो वैल्यू पूछा, तो आपको क्या करना है बेटा? कॉपर की वायर लेना है 1 मीटर का, 1 मीटर का कॉपर वायर लेना है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर लेने का, मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेने का। फिर इसका जितना रेसिस्टेंस आएगा देखने का, इसका जो भी रेसिस्टेंस आएगा वो होता है कॉपर का रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस मतलब कॉपर की रो पूछा, कॉपर की रेसिस्टिविटी कितना, फिर कॉपर का रेसिस्टेंस 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया के लिए कितना रहेगा, वो कॉपर की रेसिस्टिविटी है। अगर सिल्वर का रेसिस्टिविटी पूछा, फिर 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया वाला सिल्वर वायर लिए तो कितना रेसिस्टेंस दे सकता है, वो सिल्वर का रेसिस्टिविटी है। गोल्ड का रेसिस्टिविटी पूछा, फिर आपको गोल्ड वायर लेना है, 1 मीटर लेंथ की गोल्ड वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर वो कितना रेसिस्टेंस दे सकता है, वो गोल्ड की रेसिस्टिविटी है। यानी सिंपली रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी मीनिंग क्या हो गया बेटा इधर रेसिस्टिविटी का? बहुत सिंपल है ना, मीनिंग क्या हो गया इसका? रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पकड़े तो कितना रेसिस्टेंस दे सकता है मटेरियल, वो होता है उसका रेसिस्टिविटी। सिल्वर का रेसिस्टिविटी, फिर 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट एरिया वाला सिल्वर वायर अगर लिए तो वो कितना रेसिस्टेंस दे सकता है, दैट इज सिल्वर का रेसिस्टिविटी। समझ में आया ना बेटा? तो रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बेटा। ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं होता है, बॉडी का डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं होता है, बॉडी का लेंथ एरिया इस पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी अब मुझे इतना छोटा वायर दो, इतना बड़ा दो या इतना बड़ा दो, अगर रेसिस्टिविटी चाहिए मैं सिर्फ यूनिट लेंथ के लिए ही देखूंगा, यूनिट एरिया के लिए ही देखूंगा, मुझे कितना भी बड़ा वायर दे दो। मतलब रेसिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं होता है, लेकिन रेसिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड होता है। रेसिस्टेंस कैसे मिलेगा? रो एल बाई ए। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर लेंथ और एरिया पे डिपेंड होता है, लेकिन रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं होता है। रेसिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल। समझ रहे हैं ना बेटा? कॉपर के लिए रेसिस्टिविटी आप इतना सा वायर लो या इतना सा वायर लो, रेसिस्टिविटी एक ही होता है कॉपर के लिए। अभी ध्यान से सुनो, कंफ्यूज नहीं होने का। रेसिस्टेंस यानी क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करेगा बॉडी, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस को ओम्स में मेजर करते हैं। तो रेसिस्टेंस ढूंढना है वायर का, तो उसका फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसमें रो यानी क्या है? रो यानी रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। वायर किस मटेरियल से बनाया, उसका रेसिस्टिविटी है, ये रेसिस्टिविटी। तो इसका मीनिंग क्या है रेसिस्टिविटी का? रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी चाहिए तो उस मटेरियल आपको पकड़ना है, 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया लेके पकड़ना है, फिर वो कितना रेसिस्टेंस देता है वो होगा उसका रेसिस्टिविटी। सर रेसिस्टिविटी नहीं जम रहा है सर, कंफ्यूज हो रहा है, तो सिंपली याद रखो इट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। रेसिस्टिविटी इज द कांस्टेंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। जिसका वैल्यू सवाल में दिया जाता है उसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस आप इस फॉर्मूला की टेंशन लेने का। एक वायर आपको दिया तो वो कितना रेसिस्टेंस देगा? R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? ओम्स में मेजर करते हैं। क्लियर है ना बेटा? पूरा नोट डाउन किया ना अच्छे से? चलो, फिर रेसिस्टिविटी का यूनिट्स क्या होता है? SI यूनिट ऑफ रो, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी यानी रो का यूनिट्स क्या होता है? हमें मालूम है रेसिस्टेंस R ऑफ ए बॉडी इज रो एल बाई ए, फिर इससे रो होता है R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल।
फिर आर यानी रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? ओम्स में। एरिया को मीटर स्क्वायर, लेंथ को मीटर, फिर 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर इज द यूनिट्स ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी वायर जिस मटेरियल से बनाया उसका प्रॉपर्टी है बेटा। एक मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी फिक्स्ड रहेगा और उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा ले लिया ना बेटा। चलो राइट। सो अब देखो बेटा नेक्स्ट, रेसिस्टेंस ऑफ ए बॉडी किस पे डिपेंड करता है? फिर एक मटेरियल की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर से बदलता है तो कैसे बदलता है, वो सारे चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़े बेटा? हमें रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े हैं। एक बॉडी लिया, उसमें करंट भेजा, मतलब चार्जेस फ्लो होगा बॉडी में से, फिर वो बॉडी उस चार्जेस की मोशन को अपोज करेगा, जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं, और रेसिस्टेंस को ओम्स में मेजर करेंगे। फिर एक बॉडी की रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल, उसको कहते हैं अपन रेसिस्टिविटी, उसका यूनिट से ओम मीटर। ये लास्ट 4 पॉइंट जो बोला उतना याद रखने का। फिर रेसिस्टेंस किस फैक्टर्स के डिपेंड करते हैं, मतलब किस चीजों पे डिपेंड करते हैं, रेसिस्टिविटी किस चीजों पे डिपेंड करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।